तो वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स में हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड उसके प्रभाव और उसके डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चूँकि ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन जब ब्रिटिश रूल हमारे देश में शासन कर रहा था, यानी ब्रिटेन की सरकार हमारे देश में अपना शासन चला रही थी, तो हमारे देश में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी और दो सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज के रूप में टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में। मॉडर्न वर्ल्ड का जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है वो टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे ही निर्भर है। So textile and iron and steel industries were important for the industrial progress in the modern world, and Britain started to be known as the industrial nation due to the presence of mechanized cotton production. जिस समय हमारे देश में कॉटन का प्रोडक्शन हैंडमेड हो रहा था, कॉटन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हैंडमेड हो रहा था, उसी दौरान ब्रिटेन में कॉटन का जो इंडस्ट्री था वो तेजी से बढ़ रहा था ड्यू टू द मॉडर्न मैकेनाइज्ड टूल। इन द 1850s it came to be known as the workshop of the world because the iron and steel industry started growing in Britain during this period. 1815 के दौरान जितने भी वर्कशॉप्स आ रहे थे वो वर्कशॉप्स में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डिमांड ज़्यादा था और इस पीरियड के दौरान आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उतने ही तेज़ी से ग्रो किया जितने तेज़ी से टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसीलिए 1850s के दौरान या 1850s के बाद ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा गया, यानी कि ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड का वर्कशॉप था जहाँ पे नए नए मैकेनाइज्ड टूल आ रहे थे और उससे पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा था। जैसा कि चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसके बाद जो कोलोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ, उस कोलोनाइजेशन में हमारा देश भी आया और हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम मास्टर ऑफ आवर लैंड। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमारे ज़मीन पर रहकर हमारा मालिक बन गया। इट वांटेड टू ट्रेड इन आवर कंट्री फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। इन द लेट 18th century, Britain was just procuring goods from India for selling them into Europe. 18th सेंचुरी की बात करें तो इंडिया में ब्रिटेन क्या कर रहा था, वो हमारे देश के सामान को जमा कर रहा था और उसको यूरोप में ले जाकर बेच रहा था। सिर्फ ये प्रोसेस कर लेने भर से ब्रिटेन को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा था। ही अर्न्स अ लॉट ऑफ प्रॉफिट एज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज इन ब्रिटेन। फिर जैसे जैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, नाउ इंडिया वाज सीन एज द मार्केट। पहले इंडिया के सामान को बाहर बेचा गया, यानी इंडिया प्रोड्यूसर था, मार्केट यूरोप था। जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हुआ ब्रिटेन में तो प्रोडक्शन कौन करने लगा, ब्रिटेन, और इंडिया क्या हो गया, मार्केट। नाउ इंडिया वाज सीन एज द मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड ब्रिटिश स्टार्टेड फ्लडिंग द इंडियन मार्केट विद देयर गुड्स, यानी कि अपने सामानों को ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडिया में लाकर बेचना शुरू किया। इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का बाढ़ आ गया और इसके कारण सबसे बड़ा इफेक्ट क्या हुआ, तो इंडिया में सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ कि इंडिया का जो क्राफ्ट जो था, जो हैंडमेड प्रोडक्ट बनाने वाले क्राफ्ट पर्सन्स थे, उनका ऑक्यूपेशन छिन गया और फिर धीरे धीरे वो
ब्रिटेन या ब्रिटिश प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट हो गए। हमने विदेशी सामान खरीदना शुरू कर दिया और हमने अपने इंडस्ट्रीज को, जो हमारे लिए रोजगार भी मुहैया कराया था, उस इंडस्ट्रीज को हमने अपने हाथों से खत्म कर दिया, लोभ में आकर, लालच में आकर। आज जैसे चाइनीज सामानों को हम लोग सस्ते दामों पे खरीदते हैं और तर्क देते हैं कि जब अवेलेबिलिटी ही नहीं है इंडिया का तो हम क्या करें। लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए कि भले ही बाहर से प्रोडक्ट मंगाकर हम इंडिया में असेंबल करते थे, लेकिन कुछ इंडियन इंडस्ट्रीज है जो आज भी उन सामानों को अवेलेबल कराता है थोड़े महंगे दाम पर। लेकिन हम लोग सस्ता के चक्कर में, चीप रेट के चक्कर में हम लोग विदेशी सामान को खरीदते हैं और एक समय आता है कि फिर हमारे पास इंडियन ऑप्शन नहीं बच पाता है। जैसे आज मोबाइल की दुनिया में देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में देखेंगे, तो इंडियन मार्केट का जो ऑप्शन है काफ़ी कम है भी तो वो महंगा थोड़ा पड़ता है, लेकिन हम उसे नहीं खरीदते। वहीं चाइनीज़ पहले जो सामान 10 रुपये में बेचते थे, हमने उसे खरीदा, आज उसी सामान का मूल्य 100 रुपीज़ हो गया है और हम फिर भी उसी को खरीद रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं। पहले यही चाइनीज़ मोबाइल जो हम 12-15 हज़ार में खरीदते हैं, इसी क्वालिटी का यही चाइनीज़ मोबाइल पहले 12-15 हज़ार की जगह पे हमको 5,000 और 4,000 में दिया जाता था। पहले हम लोगों ने शुरुआती दिनों में से अच्छे से खरीदा और आज जब हमारे पूरे मार्केट पे उनका वर्चस्व हो चुका है तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। So, as the industrial production increased in Britain, now India was seen as the market for its product, and British started flooding the Indian markets with their goods. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंडियन टेक्सटाइल और वर्ल्ड मार्केट का क्या रिलेशन रहा था उस वक्त और इसका क्या प्रभाव पड़ा। सो बिफोर द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ओवर बंगाल, बंगाल पे ब्रिटिश का कंक्वेस्ट होने से पहले, अब याद कीजिए ब्रिटिश का कंक्वेस्ट कैसे हुआ बंगाल पे। बंगाल पे शासन कब इसका स्थापित हो गया, तो जब आपको याद होगा रॉबर्ट क्लाइव ने एक युद्ध लड़ी थी, बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये चीजें जो है वो क्लियर होने लगी थी और धीरे धीरे ब्रिटिश ने बंगाल पे पूरा अपना कब्जा जमा लिया 1757 में। द ब्रिटिश conquest over Bengal and India was the world largest producer of the cotton textile। जिस समय ब्रिटिश कन्क्वेस्ट यहाँ नहीं कर पाए थे, बिफोर द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट इंडिया जो था पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। इंडिया वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाला देश था इंडिया। लेकिन क्या हुआ, बाद में जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा किया तो वो हमारे प्रोडक्ट को ही खरीद कर, हमारे ही रॉ मटेरियल को खरीद कर वो अपने देश ले गया और अपने देश से फिनिश्ड क्वालिटी का गुड्स हमारे देश में लाया जो इंडस्ट्री में बना हुआ था। द इंडियन कॉटन टेक्सटाइल वाज फेमस फॉर बोथ। इंडियन टेक्सटाइल सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के लिए नहीं, बल्कि क्वालिटी एंड द एक्विजिक क्राफ्टमैनशिप, यानी कि उस पर जो एक यूनिक डिजाइन तैयार किया जाता था क्राफ्ट्समैन के द्वारा, उसके लिए फेमस। सो इंडियन टेक्सटाइल वेयर ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया। इसका व्यापार काफ़ी दूर दूर तक था, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। इन द 16th century, various European companies started purchasing Indian textile for sale in Europe। तो 16वीं शताब्दी की घटना है। 16वीं शताब्दी में भी यूरोपियन जो थे वो भारत से सामान को परचेज कर रहे थे, टेक्सटाइल को परचेज कर रहे थे में जाकर बेच रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पे पटोला, पटोला वीव्स वाज वोवेन इन सूरत, अहमदाबाद एंड पाटन। ये सभी जगह गुजरात में। तो पटोला आज भी फेमस है
तो पटोला जो है वो सूरत, अहमदाबाद और पाटन का फेमस था, और ये यहाँ से व्यापार इसका होता था इंडोनेशिया में, जिसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती थी। फेमस इन इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में भी ये फेमस था और इसकी क्वालिटी फेमस थी। ये देखिए पटोला का ही एक डिजाइन यहाँ पे दिया गया है। इवन मेनी वर्ड्स रिलेटेड टू द इंडियन वर्ड्स, अब ये तो हो गया प्रोडक्ट का, वर्ल्ड मार्केट की बात हो रही थी कि कैसे इंडियन जो थे वो अपने मार्केट को धीरे धीरे लूज कर गए। एक समय था कि इंडिया जो था वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ करता था कॉटन टेक्सटाइल में, है ना। ये अपने क्वालिटी और फाइन क्वालिटी और एक्यूजिव क्राफ्ट्समैनशिप के लिए फेमस था। इसका ट्रेड वर्ल्ड के कई सारे क्षेत्रों में, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया जिसमें जावा, सुमात्रा, पेनांग या फिर वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया में हुआ करता था। 16वीं सेंचुरी की बात करें तो यहाँ के सामानों को खरीद कर लोग ले जाते थे, यूरोप में बेचते थे। उसका एग्जाम्पल पटोला के रूप में हमने आपको दिया। अब ये चीजें जो है वो कौन बताता है हमें, कैसे हमें पता चला कि ये चीजें जो है वो फेमस थी? तो इसको समझने के लिए आप पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्रीज को समझिए। हिस्ट्री में जो लिखा गया वर्ड है वो आपको बताएगा कि कहाँ से कौन सा चीज का ओरिजिन है, वर्ड शब्द। तो यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे हेलो बच्चों, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से वर्ड्स जो है यानी शब्द जो है वो बताता है। तो कैसे बताता है उसको हम लोग देते हैं। तो एक फाइन कॉटन है, कॉटन का क्लॉथ, जो सबसे पहले यूरोप में यूरोपियन ट्रेडर्स के द्वारा फर्स्ट सीन बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स वाज द वन विच वाज कैरिड बाय द अरब ट्रेडर्स इन मोसूल। तो यूरोपियन ट्रेडर्स ने उसे देखा था, और कहाँ से वो कैरी किया गया था? मोसूल से। एक सिटी है जो इराक में है, मोसूल, इराक। अब इससे कहा गया कि चूंकि सो दे स्टार्टेड रिफरिंग टू द मसलिन क्लॉथ। रेफरिंग टू द मसलिन क्लॉथ मीन्स मोसूल से इसका व्यापार हो रहा था, अरब ट्रेडर्स से ये व्यापार कर रहे थे। तो मोसूल वर्ड से बड़ा मुस्लिम। तो मसलिन वर्ड जो है वो ये शहर से आया है, इराक का एक शहर है वहाँ से। तो ये यूरोपियन ट्रेडर्स को सबसे पहले ये वर्ड यहाँ से मिला था। व्हेन द पोर्टुगीज केम टू इंडिया प्रोक्योर स्पाइसेस दे लैंडेड एट कालीकट। यानी कि वास्को डी गामा जब भारत आया, पोर्टुगीज जब भारत आए, तो भारत आने के बाद उसने यहाँ से स्पाइसेस को प्रोक्योर करना शुरू किया। देन द टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप, जब यहाँ से वो टेक्सटाइल लेकर गए यूरोप, टू नोन एज कैलिको। इसका नाम क्या पड़ा? कैलिको। नेम आफ्टर द प्लेस फ्रॉम द कालीकट। कालीकट जहां से इन्होंने ये परचेज किया था, तो कालीकट से ये वर्ड बन गया कैलिको। सो देयर वेयर मेनी वर्ड्स विच शो द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये वर्ड बतलाते हैं कि किसका कहाँ से ओरिजिन है।
इन 1730 की बात करें तो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यूज देयर ऑर्डर डिटेल टू रिप्रेजेंटेटिव इन कलकत्ता फॉर प्लेसिंग डिमांड फॉर टेक्सटाइल पीसेस। पीसेस पीस मीन्स ए क्लॉथ विच वाज 20 यार्ड लॉन्ग एंड 1 यार्ड वाइड। तो ये पीस के रूप में अभी कह सकते हैं गांठ के रूप में ये पैक्ड होता था। द ऑर्डर्स वेयर जनरली प्लेस्ड 2 years in advance as it was the time required to send order to India. The order were generally placed 2 years in advance as it was the time required to send order to India. If we take a look at the different varieties of cloths, there was chint, पोसेजेस एंड बंदना। बंदना भी एक तरह का क्लॉथ है जिसको हम लोग देखेंगे कि वो किस तरीके का होता है। सो ऑल दीज वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदू वर्ड। तो ये जो जितने भी वर्ड हैं चिन, पोजेस एंड बंदना, ये सब हिंदी वर्ड से डिराइव्ड वर्ड हैं। एंड चिंट इज बेसिकली चिंत चिंत ए पीस ऑफ क्लॉथ विथ फ्लावरी डिजाइन। फ्लावर का डिजाइन होता है इस चिंट में। आगे हम लोग देखिए ये चिंट है, ये टाइंग और डाइंग से बनाया जाता है। तो ऑल चिंट इज बेसिकली piece of cloth with flowery design from the 1680s. The flora design becomes so famous। पत्तों का, फूलों का जो ये डिजाइन होता था वो इंग्लैंड में काफी फेमस हुआ। यूरोप दैट आर द रिच पीपल, इवन द क्वीन हरसेल्फ स्टार्टेड वेयरिंग द इंडियन फैब्रिक। तो यहाँ तक कि जो रानी महारानी हुआ करती थी इंग्लैंड की, वो भी अब इस तरीके के इंडियन फैब्रिक को पहनना पसंद करने लगी। तो जस्ट लाइक दिस, वंदना इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वंदन विच इज कलर प्रिंटेड स्कार्फ ऑफ द नेक और हेड। सर में या फिर गला में पहनने के लिए, स्कार्फ के लिए यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग वंदन। इट इज बेसिकली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस थ्रू अ मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। टाई और डाई करके इसको बनाया जाता है। तो मेनी अदर फैब्रिक्स केम टू बी नोन एज फ्रॉम इंडियन प्लेस और ओरिजिन सच एज कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, शरपुर। ये कुछ ऐसे नाम है जहाँ से इंडियन टेक्सटाइल का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता था। तो इंडियन टेक्सटाइल की जो पॉपुलैरिटी थी वो पूरे वर्ल्ड में थी। अब इंडियन टेक्सटाइल और यूरोपियन मार्केट में कैसे पहुंचे। इंडियन टेक्सटाइल यूरोपियन मार्केट की हम बात करें तो कहा जाता है कि बाय द अर्ली 18th century, worried by the popularity of Indian textile, wool silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textile। यानी कि जो इंग्लैंड के व्यापारी थे वो इंडियन टेक्सटाइल के पॉपुलैरिटी के बाद इसका प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि उनका जो था व्यापार ठप पड़ रहा था और इंडियन व्यापार जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका। तो इन 1720 की बात कर रहे हैं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड अ लेजिस्लेशन। 1720 में एक लेजिस्लेशन आया। लेजिस्लेशन मतलब वहाँ एक कानून बनाया गया। क्या कानून बनाया गया? तो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चिंट इंग्लैंड में बैन कर दिया गया। एंड दिस एक्ट वाज नोन एज कैलिको एक्ट। और इस एक्ट को हम लोग कैलिको एक्ट के नाम से जानते हैं। तो एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। ये वो समय था जिस समय टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी डेवलप ही हो रहा था इंग्लैंड में। एंड दे वेयर अनेबल टू कम्पीट विथ इंडियन टेक्सटाइल्स। वो इंडियन टेक्सटाइल से कम्पीट नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी इतनी क्षमता नहीं थी, उनका इतना अच्छा क्वालिटी नहीं था। So English producers wanted a secure market within the country by preventing the Indian entry of Indian textile। मतलब अभी भी होता है और करना भी चाहिए, हर एक देश को करना चाहिए कि अपने देश के व्यापार को बचाने के लिए बाहरी व्यापारी पे रोक लगाना चाहिए, या तो उस पर आप टैक्स ज़्यादा लगाइए जिससे कि आपका जो व्यापार है बचा रहे और आप अपने देश को बचा के रख सकें। अदरवाइज इकोनॉमिक रूप से गुलाम बनाने में आपको देर नहीं लगेगा। जैसे
कई सारे ऐसे कंट्री है जिसपे चाइना जो है वो उसको कर्ज देकर वहाँ पे डेवलपमेंट करके वहाँ रोड बनाकर उस पे वो इकोनॉमिक रूप से अपना कब्जा जमा रहा है। सो सेम उसी तरीके से इसको रोकने के लिए सरकार को हमेशा काम करते रहना चाहिए। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने और भारत ने भी कुछ कानून में परिवर्तन किया है जिससे विदेशी व्यापार कम हो। तो ये सारी चीजें जो है वो काफी मायने रखती है किसी कंट्री की। सो द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज द कैलिको प्लेटिंग इंडस्ट्री। Indian design were now imitated and the printed in England on white muslin or plain unbleached Indian cloth। अब जो इंडिया में जो डिजाइन तैयार हो रहा था उसी डिजाइन को अब इंग्लैंड में प्रिंटेड मटेरियल के रूप में प्रिंटेड डिजाइन के रूप में तैयार किया जाने लगा। सो कंपटीशन विथ इंडियन टेक्सटाइल आल्सो लेड टू अ सर्च फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन देखिए कैसे कंपटीशन शुरू होता है। भारत के टेक्सटाइल से compete करने के लिए वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन शुरू होता है और 1764 में स्पाइनिंग जेनी was invented by John Kay which increased the productivity of traditional spindles। Competition with Indian textile also led to a search for technological innovation in England in 1764। The spinning jenny was invented by John Kay, which increased the productivity of the traditional spindle। तो 1764 में स्पाइनिंग जेनी की शुरुआत होती है और ये जॉन के नाम के व्यक्ति के द्वारा इन्वेंट किया जाता है। ये देखिए स्पाइनिंग जेनी है, इसको आप पहचान लीजिए। तो जॉन के नाम के व्यक्ति के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसके यूज के कारण एकाएक जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। उसी समय रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा फिर एक और इन्वेंशन किया जाता है और 1786 में वाटर स्पिंडल जो है उसका इनोवेशन किया जाता है, स्टीम इंजन से चलाने वाला। इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 1786 रिवोल्यूशनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वीविंग, यानी कॉटन टेक्सटाइल वीविंग का उसको बुनाई करने का जो कार्य है वो काफ़ी इनोवेटेड तरीके से होने लगता है विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन 1786। तो ये एक रिवोल्यूशन का काम करता है। हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल वाज स्टिल डोमिनेटिंग, लेकिन इसके बावजूद भी 18th सेंचुरी के अंत तक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उस पर डोमिनेट करता है। नाउ मेनी यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि इंग्लिश, डच, फ्रेंच, ये सभी लोग भारत में आकर एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर पा रहे थे। एंड दिस कंपनी परचेज कॉटन एंड सिल्क बाय इंपोर्टिंग सिल्वर फ्रॉम देयर नेटिव कंट्रीज। अब यहाँ पे ये हो रहा था, देखिए एक दूसरा ड्रॉबैक इन लोग को नजर में आया कि ये क्या कर रहे थे कि अपने देश से गोल्ड और सिल्वर मंगा रहे थे और यहाँ से ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन सिल्क वो को खरीद रहे थे, तो वहाँ का जो गोल्ड और सिल्वर है वो हमारे देश में आ रहा था। तो बट सून आफ्टर एक्वायरिंग दीवानी ओवर बंगाल, जैसे ही यहाँ पे दीवानी बंगाल में अंग्रेजों के हाथ लगा, यानी अंग्रेज ने यहाँ पे टैक्स कलेक्शन का अधिकार जैसे ही पाया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक हथियार मिल गया। नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड कलेक्टिंग एनफ रेवेन्यू टू फाइनेंस देयर ट्रेड पर्पस। अब वो इंडिया से ही अर्न किया गया रेवेन्यू जो था वो इंडिया में सामान खरीदने के लिए यूज करने लगा और इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड से जो सिल्वर की इंपोर्टिंग हो रही थी वो बंद हो गई, यानी कि पूरे यूरोप से जो इंपोर्टिंग हो रही थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। ये देखिए पूरा यहाँ पे मैप दिया हुआ है, जिस मैप में ये दिखाने का काम किया गया है कि कहाँ पे प्लेन वाइट कपड़ा मिलता था, चेक एंड स्ट्राइप, चिंट और सिल्क, ये अलग अलग तरह का कपड़ा कहाँ कहाँ मिलता था, इसका सारा यहाँ पे इसमें दिया गया है। तो नाउ अ क्वेश्चन अराइज एज टू वेयर द मेजर सेंटर ऑफ द वीविंग इन लेट 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी में मेजर सेंटर जो था कौन कौन था, तो कुछ उसमें थे लाहौर,
सरहिंद जो कि पंजाब में था, अहमदाबाद, सूरत जो कि गुजरात में था, बनारस उत्तर प्रदेश में था, पटना बिहार, मद्रास एंड पौंडीचेरी तमिलनाडु। तो ये कुछ जगह थे जहाँ पे उस समय वीविंग का काम होता था। नाउ at that we know about the Indian textile and its huge demand in the world, we should know how used to make this finest textiles. अब हम लोगों को जरूरत है कि नाउ भी ये जाने कि इंडियन टेक्सटाइल का जो ह्यूज डिमांड वर्ल्ड में था वो कैसे रिड्यूस हो गया, जबकि हम लोग जानते हैं कि ये फाइनेस्ट टेक्सटाइल्स हम लोग का था, हम लोग बेहतरीन टेक्सटाइल्स बनाया करते थे। पहले अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि हु वेयर द वीवर्स, कौन थे जो हमारे देश में ये फाइनेस्ट क्वालिटी के टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वीवर्स वो कम्युनिटी था, वीवर्स ऑफन बिलोंग टू द कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग, कपड़ा को बुनने में जिनको स्पेशलिटीज प्राप्त थी, वो एक्सपर्ट थे। वो आप इसको कह सकते हैं अभी के हिसाब से कि वो एक ट्रेंड प्रोफेशनल्स की तरह काम करते थे वीवर्स। देयर स्किल्स वेयर कैरीड बाय द नेक्स्ट जनरेशन, वो अपने परिवार में अपने बच्चों को ये सिखाया करते थे। तो जनरेशन टू जनरेशन ये जो उनका काम था वो चलते जा रहा था। तो देयर वेयर सो मेनी नेम्स फॉर द वीवर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, जैसे कि बंगाल में इसको तांती के नाम से जानते हैं, है ना, वीवर्स का ही नाम है तांती, बंगाल में तांती के नाम से इनको जाना जाता है। जुलाहा या मोमीन के नाम से जाना जाता है नॉर्थ इंडिया में। सेल एंड कैकोलार एंड देवांग के नाम से जाना जाता है साउथ इंडिया में। तो कुछ कम्युनिटीज जो है वो स्पेशलाइज्ड थे इस काम को करने, और इनका वर्क के अनुसार ही इनको नाम दिया गया था, कैकोलार, सेल और देवांग। So for weaving, first spinning was done by the women in the task चरखा एंड तकली। पहले वुमेन के द्वारा ये काम किया जाता था, ज्यादातर वुमेन जो थी वो इसमें इन्वॉल्व होती थी, और चरखा और तकली का यूज ये लोग धागा काटने में करते थे, धागा को बनाने में करते थे। तो ये एक हाउस होल्ड स्पाइनिंग इंस्ट्रूमेंट था जो सभी औरतें घर में रखा करती थी, और हाउस होल्ड वर्क करने के बाद वो इसमें इन्वॉल्व रहती थी। सो व्हेन द स्पाइनिंग वाज ओवर द थ्रेड वाज वोवन इनटू क्लॉथ बाय द वीवर्स, और यही थ्रेड जो चरखा या तकली की मदद से बनाया जाता था ये पहुंचता था वीवर्स के पास। वीवर्स इसको बुनकर जो थे उसको बुनते थे, कपड़ा तैयार होता था। देन उसके बाद रंगरेज के पास पहुंचता था, और रंगरेज क्या करते थे कि इस थ्रेड को डाई करते थे। फॉर द प्रिंटेड क्लॉथ द वीवर नीडेड टू हेल्प स्पेशलाइज्ड ब्लॉक प्रिंटेड नोन एज छिपिगर। तो इस पे स्पेशलाइज्ड तरीके से डिजाइन बनाने के लिए इनको प्रिंटेड धागे की जरूरत पड़ती थी, जो कि रंगरेज इनको दिया करता था। लेकिन ये सारा प्रोसेस चल रहा था, इसी तरीके से ये लोग काम कर रहे थे। फिर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे डिक्लाइन कर गई। तो जैसे जैसे ब्रिटेन में कॉटन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, इंडिया में उसी तरीके से धीरे धीरे इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स जो थे वो इफेक्टेड हुए। तो पहला रीजन था कि देयर वेयर अ टफ कंपटीशन बिटवीन इंडियन टेक्सटाइल एंड ब्रिटिश टेक्सटाइल इन अमेरिका एंड यूरोपियन मार्केट। अब एक तरफ हाथ से बना हुआ सामान और दूसरी तरफ मशीन से बना हुआ सामान, दोनों के बीच में एक टफ कंपटीशन था। सेकेंड, ब्रिटेन हैड इम्पोज्ड हैवी ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन टेक्सटाइल। ब्रिटेन में कानून आ गया था कि इंडियन टेक्सटाइल अगर कोई खरीद के वहाँ बेचना चाहेगा तो उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो वो टेक्सटाइल यहाँ से खरीद के नहीं ले जाता था, जबकि रॉ मटेरियल पे इतना ज्यादा टैक्स नहीं था। तो ये काफी डिफिकल्ट था हाई ड्यूटीज को पे करना इंडियन व्यापारियों के लिए, या फिर जो इंडियन सामान खरीद के ब्रिटेन में बेचना चाहते थे। So by the beginning of 19th century, English made
cotton textile successfully ousted Indian goods from their traditional market in Africa, America and Europe. अब जो ब्रिटिशर्स थे बड़े आसानी से इंडियन रॉ मटेरियल से बना हुआ गुड्स को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के ट्रेडिशनल मार्केट में लाया और वहां से इंडियन टेक्सटाइल्स को रिमूव किया। तो थाउजेंड्स ऑफ वीवर इन इंडिया वे आर नाउ थ्रोन आउट टू एम्प्लॉयमेंट। अब जब चूंकि हाथ से बुना हुआ कपड़ा वहाँ डिमांड घट गया तो थाउजेंड्स ऑफ वीवर जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। एंड नाउ बंगाल वीवर्स वेयर द वर्स्ट हिट। सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ वो बंगाल प्रभावित। English and European companies stopped buying Indian goods and their agents no longer gave out. तो इंग्लिश जो थे या जो यूरोपियंस थे उन लोगों ने यहाँ के सामान को खरीदना बंद कर दिया। उनके एजेंट्स जो थे वो इनसे सामान नहीं खरीद रहे थे, जिसके कारण जो डिस्ट्रेस हुआ वीवर्स में उसने गवर्नमेंट को ये बातें बताई कि किस तरीके से उनके व्यापार को खत्म किया जा रहा है। तो अपने असंतोष को उन्होंने गवर्नमेंट से बताया, लेकिन गवर्नमेंट भी ब्रिटिश की थी इंडिया में, इसलिए गवर्नमेंट इससे कोई मदद नहीं कर पाई। तो कंडीशन स्टिल रेगुलर उसी तरीके से बना हुआ था। बाय द 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ जो है इंडियन मार्केट में आ चुका था। नाउ बाय द 1880s 2/3 of the all cotton cloths worn by Indian weavers made by the produced in Britain। तो 1880s आते आते भारत में स्थिति ये हो गई थी कि 2/3 जो कॉटन क्लॉथ था इंडियन लोगों के द्वारा जो पहना जाता था वो ब्रिटेन का बना हुआ होता। सो दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलाइज्ड वीवर्स, सिर्फ स्पेशलाइज्ड वीवर्स या स्पाइनर्स को ही इसका प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ रूलर्स वुमेन जो थी, रूरल वुमेन जो थी, जो घर में रह के चरखा और तकली से अपना जीवन यापन कर रही थी, वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई और वो जॉबलेस हो गई। सो हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया, लेकिन वो कम्प्लीटली खत्म नहीं हुआ। हैंडलूम का काम जो है देश में चलता रहा, क्योंकि कुछ ऐसे क्लॉथ्स थे जो मशीन से कम्प्लीटली नहीं बनाए जा सकते थे, नॉट सप्लाइड बाय द मशीन। सो वैसे क्लॉथ्स को हाथ से ही बनाया जा सकता था। तो साड़ी जो इंट्रिकेटेड बॉर्डर और का होता था उसको ट्रेडिशनल वुवन पैटर्न में जो बनाया जाता था वो आज भी हाथ से ही बनाया जा रहा था। तो इन सारे चीजों को आपको देखना होगा। दिस हैड ए वाइड डिमांड नॉट ओनली अमंग द रिच बट ऑल्सो अमंग द मिडिल क्लासेस। ये जो मिडिल क्लासेस और रिच क्लासेस में इनका जो डिमांड था वो उसी तरीके से बना हुआ रहा हैंडमेड प्रोडक्ट का, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट का। सो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इन ब्रिटेन प्रोड्यूस द वेरी कोर्स क्लॉथ यूज टू पुअर पीपल इन इंडिया। भारत के लोगों के लिए जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर थे ब्रिटेन के, वो मोटे कपड़े बना रहे थे। सो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया। आपने सोलापुर के बारे में सुना होगा, वेस्टर्न इंडिया में सोलापुर पड़ता है ना। मदुरा इन साउथ इंडिया, मदुरई इन साउथ इंडिया। दिस टाउन इमर्ज एन इम्पोर्टेंट न्यू सेंटर ऑफ लेट 9th सेंचुरी। नए 19th सेंचुरी की बात करें तो उसमें फिर से कुछ ऐसे शहर उभर कर सामने आए जो फेमस हुए। लेटर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी अर्ज पीपल टू बाइकॉट इम्पोर्ट टेक्सटाइल। के बाद में महात्मा गांधी के द्वारा भी कॉटन टेक्सटाइल को बढ़ाने के लिए चरखा का प्रयोग किया गया। महात्मा गांधी ने इसको नेशनल सिंबल के रूप में भी अपनाया। तो हैंड स्पून एंड हैंड वोवन क्लॉथ को बढ़ावा देने के लिए, खादी उद्योग को बढ़ाने के लिए इसको नेशनलाइज किया गया, यानी सिंबल ऑफ नेशनलिज्म के रूप में इसको लाया गया क्रांतिकारियों के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। चरखा जो था वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने लगा था। तो इसके कारण फिर धीरे धीरे इंडिया का टेक्सटाइल जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। नाउ हम देखते हैं अगर पुराना मैप को, तो उस पुराने मैप में आप देखेंगे कि एक चरखा है जो ट्राई कलर के बीच में रहता है, जो कि अभी सिर्फ चक्र बचा है। तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो ट्राई कलर फ्लैग एडॉप्ट किया गया था 1931 में,
उस 1931 में चरखा ही हुआ करता था हमारे फ्लैग में। सो व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स एंड स्पाइनर्स हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, क्या हुआ उनके साथ जिनका जीवन यापन खत्म हो गया, जिनका रोजगार खत्म हो गया, वैसे वीवर्स और स्पाइनर्स क्या करने लगे। तो बहुत सारे जो उसमें थे वो एग्रीकल्चर लेबरर हो गए, कुछ लोग सिटी की तरफ माइग्रेट कर गए तो वो वर्कर्स हो गए, जाके इंडस्ट्री में काम करने लगे, है ना। कुछ लोग प्लांटेशन वर्क में काम करने लगे, कुछ लोग अफ्रीका चले गए, साउथ अमेरिका चले गए, जहाँ उनको प्लांटिंग वर्क में लगा दिया गया। तो इस तरीके से सबका जीवन जो है वो बदल गया। Now some of these handloom weavers also found work in new cotton mills that were established in Bombay, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर एंड कानपुर। तो आज भी सोलापुर, नागपुर, कानपुर, अहमदाबाद में ये हैंडलूम आपको देखने को मिल सकता है, जो अब एक कॉटन मिल के रूप में पूरे अच्छे तरीके से स्टेब्लिश हो चुका है। आगे अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कॉटन मिल केम अप, कैसे कॉटन मिल आया, कैसे हमारे देश में कॉटन मिल का डेवलपमेंट हुआ।